केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 62 एवं राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 62 की, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति की रिक्त स्थान या खाली स्थान को भरने संबंधी प्रावधान किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति के खाली स्थान को, रिक्त स्थान को कैसे भरा जाता है, उसे जानने से पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि राष्ट्रपति का पद किन किन कारणों से रिक्त होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद निम्न कारण से रिक्त होता है। पहला, 5 वर्ष की पदावधि या कार्यकाल की समाप्ति होने के कारण। दूसरा है त्यागपत्र के कारण, अर्थात राष्ट्रपति जब अपने पद का त्याग कर देता है तो उस कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। तीसरा है कि महाभियोग द्वारा पदच्युत के कारण। पदच्युत कहने का मतलब कि पद से हटा देने के कारण। तो महाभियोग जो राष्ट्रपति पर चलाया जाता है तो उस महाभियोग लगने के बाद क्या होता है कि उसे उसके पद से हटा दिया जाता है या फिर उसे निष्कासित कर दिया जाता है। फिर चौथा जो कारण है वह है मृत्यु के वजह से। राष्ट्रपति का अगर उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है, तो उस कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। फिर 5वां पॉइंट है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति या निर्वाचन को अगर सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर दे तो उस कारण से भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 62 के 2 उपखंड हैं, अनुच्छेद 62 का 1 और अनुच्छेद 62 का 2। इन्हीं दोनों अनुच्छेद में राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को भरने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 62 का 1 की। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। तो यहां वर्ड क्या बोला गया कि वर्तमान राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। इसका मतलब यह जो स्वरूप है यह एक आज्ञापक स्वरूप है, अर्थात मैंडेटरी स्वरूप है, जिसे कहते हैं एक अनिवार्य स्वरूप है। क्योंकि इन री प्रेसिडेंशियल 1974 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि के समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। तो इसलिए यह जो स्वरूप है वह आज्ञापक स्वरूप है, एक मैंडेटरी स्वरूप है। तो अब बात करें कि यदि किसी कारणवश पदावधि की समाप्ति के बावजूद भी नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, तो वैसे परिस्थिति में अनुच्छेद 56 के 1 के ग के तहत, या अनुच्छेद 56 भी सिर्फ कह सकते हैं, तो अनुच्छेद 56 के तहत यह कहा गया है कि वर्तमान राष्ट्रपति पदावधि की समाप्ति के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अर्थात नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो वही बात यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है कि पदावधि की समाप्ति के बाद भी नए उत्तराधिकारी के आने तक वह अपने पद पर बना रहेगा। और यह जो ब्रैकेट वाला जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 56 के 1 के ग के तहत कहा किया गया है, और अनुच्छेद 56 आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो इस वजह से देखा जाए
तो यह जो पहला कारण जिसके वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है कि 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के कारण जो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे अनुच्छेद 62 के 1 के तहत भरा जाता है। इन बातों को समझ गए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 62 के 2 की। इसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या किसी अन्य कारणों से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो यहां 5 कारण में से पहला कारण तो हम लोग देख लिए कि अनुच्छेद 62 के 1 के तहत उसे भरा गया, और जो अन्य 4 कारण बच गए उसे अनुच्छेद 62 के 2 के तहत भरा जाएगा। तो यह जो कारण जो है कि मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या किसी अन्य कारण, तो यह कैसे कारण में आते हैं? यह आकस्मिक कारण में आते हैं या किसी अचानक कारण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो बात करें कि यहां पर जो क्या लिखा गया था कि अगर इन कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन, या देखिएगा यह जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा। अर्थात जिस तिथि को राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ तो उसी तिथि से 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। इन बातों को समझे। अब बात करते हैं कि ठीक है, जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आएगा तो वह नया राष्ट्रपति, ब्रैकेट में देखिए लिखा गया है कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। इसका क्या मतलब है? आइए इसे समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, ठीक है, और उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अब मान लीजिए कि उस 5 वर्ष में 2 वर्ष के बाद उस राष्ट्रपति का निधन हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में 2 वर्ष काम करने के बाद उस राष्ट्रपति का निधन हो जाता है। तो नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, जो नए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, तो वह नया राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेगा तो पद ग्रहण की तिथि से वह बचे हुए 3 साल तक सिर्फ राष्ट्रपति नहीं रहेगा, बल्कि पद ग्रहण की तिथि से वह 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। यही है इन बातों का कहने का मतलब। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 62 के 2 के तहत यह भी कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या किसी अन्य कारणों से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अर्थात उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और कब तक कार्य करेंगे? जब तक नए राष्ट्रपति जो है निर्वाचित नहीं हो जाते हैं, तब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखा गया है कि राष्ट्रपति की अगर इन कारणों से उनका पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि जिस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है उसी समय किसी कारण से उपराष्ट्रपति का भी पद अगर रिक्त रहता है तो फिर उस कंडीशन में भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन उस समय अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश का भी पद रिक्त है या भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो इन बातों को आप समझ गए। तो अब यहां से एक प्रश्न यह उठता है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका जवाब होगा
6 माह तक के लिए, अधिकतम कोई भी व्यक्ति 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अब आप कहिएगा क्यों? तो इसका कारण देखिए यहां लिखा गया है अनुच्छेद 62 के 2 के अंतर्गत। क्या लिखा गया है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर करा लिया जाना चाहिए। तो अधिकतम 6 माह का समय दिया जाता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। फिर बात करें कि ये जो भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां प्रदान की जाती है और उसके साथ साथ उन्हें संसद द्वारा निर्धारित सभी परिलब्धियां, भत्ते, वो विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब इन बातों को समझने के बाद एक बात आप लोगों को और भी जानना है कि मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति छुट्टी या किसी बीमारी के कारण अपने काम को करने में अगर समर्थ नहीं है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के फिर से पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। क्योंकि मान लीजिए कि वर्तमान राष्ट्रपति छुट्टी में है या वो बीमार से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो फिर उस स्थिति में चुनाव तो नहीं होगा, है ना। तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेंगे जब तक वह राष्ट्रपति फिर से अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। तो वही है फिर बात कि अगर उस समय उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, और वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो यही था अनुच्छेद 62। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे बात करें तो कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। तो यही वह शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियां, जिसे कार्यकारी शक्तियां भी कहा जाता है और इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर्स कहा जाता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अर्थात राष्ट्रपति में शामिल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की कोई सीमा नहीं है, या फिर इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपने इन कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों पर लिमिटेशन लगाया गया है, राष्ट्रपति की शक्तियों पर जो है सीमा लगाया गया है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 77 के द्वारा यह कहा गया है कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिका या शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और चूंकि जब भारत सरकार के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं तो सरकार के जितने भी निर्णय होंगे, अर्थात भारत सरकार के जितने भी निर्णय होंगे वह सभी के सभी राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। फिर बात करते हैं कि अनुच्छेद 78 के द्वारा यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को संघ के मामलों में, अर्थात केंद्र के मामलों में प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यह अनुच्छेद 78 कहता है। अब बात करते हैं आगे कि राष्ट्रपति नियम बना सकता है ताकि
उनके नाम पर जो आदेश दिए जाते हैं वह आदेश वैध हो, वैलिड हो, इसीलिए राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कार्यपालिका या शासन संबंधी कार्यों को सही तरीके से करने के लिए एवं मंत्रियों के बीच कार्यों को बांटने के लिए भी राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करें तो वह है कि राष्ट्रपति प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को संभालते हैं। प्रशासक कहने का मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को प्रशासक कहा जाता है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है। तो चूंकि राष्ट्रपति प्रशासक की नियुक्ति स्वयं करता है और उसी प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भी राष्ट्रपति ही संभालता है। फिर बात करें कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति उपबंध कर सकता है, अर्थात प्रावधान कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा उस अनुसूचित क्षेत्र के समस्त भाग या किसी या कुछ भागों को राष्ट्रपति समाप्त भी कर सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अनुच्छेद 263 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के मध्य या फिर अन्य राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। फिर उसके बाद है कि एससी अर्थात अनुसूचित जाति, एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है। अब बात करते हैं इन अधिकारों को समझने के बाद अब कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत नियुक्ति करने का अधिकार भी है। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। और ये जो मंत्री होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो यहाँ एक वर्ड आया प्रसाद पर्यंत, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर अपना पद ग्रहण करते हैं, अगर अपना पद धारण करते हैं, तो अगर वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है और उसके साथ साथ उसके कार्यकाल के दौरान उसे उसके पद से बर्खास्त भी कर सकता है। अब बात करें कि चूंकि ये जो मंत्री होते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, अपना पद धारण करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकते हैं और उसे उसके पद से बर्खास्त भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्य के राज्यपाल भी जो हैं वह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। फिर भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, यह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अपना पद धारण करते हैं और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है, मुख्य तथा अन्य चुनाव आयुक्त, मतलब मुख्य आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। फिर है एससी तथा एचसी, मतलब एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट और एससी का मतलब हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। फिर उसके अलावा यूपीएससी कहने का मतलब संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
फिर अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ अध्यक्ष एवं सदस्य एक ही बार लिखा गया है, तो यहीं से लिया जाएगा। यह देखिए यूपीएससी से स्टार्ट कीजिएगा और ओबीसी जो लिखा गया है यहाँ तक, इन सभी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ एससी कहने का मतलब हुआ शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति, जबकि यहाँ एससी कहने का मतलब था सुप्रीम कोर्ट। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इन सभी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अब फिर बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति अर्थात उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और ये जो मंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो मंत्री होते हैं, यह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक फंसने वाला क्वेश्चन है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वह राज्य के राज्यपाल करते हैं, उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अगर पूछा जाए तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब जिस तरह से राष्ट्रपति कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, तो उसी तरीके से यह कुछ अधिकारियों को उसके पद से हटा भी सकते हैं, अर्थात पदच्युत कर सकते हैं। तो अभी आप कुछ देर पहले नियुक्ति में ही इन बातों को समझे कि वह किसे पद से हटा सकते हैं। तो जो भी अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो उसे ही वह उसके पद से हटा सकते हैं। तो जैसे देखते हैं, बात करें कि संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियों को उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। फिर बात करें कि राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी को भी यह पद से हटा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यह तो थी कार्यपालिका शक्तियां। तो इनमें से अगर कुछ भी पूछा जाए कि यह किस शक्तियों के अंतर्गत आता है, तो वह कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, जिसे इंग्लिश में मिलिट्री पावर्स कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि अनुच्छेद 53 के 2 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति सैन्य या रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, या सर्वोच्च कमांडर होता है, या प्रधान सेनापति होता है। और यह कहा गया है कि यह जो सैन्य शक्तियां जो राष्ट्रपति को मिली है, इसके द्वारा राष्ट्रपति तीनों सेना अध्यक्ष कहने का मतलब थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा भी कर सकता है। लेकिन यहाँ देखिए नोट करके लिखा गया है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संसद की अनुमति के अनुसार ही कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति की इन शक्तियों को संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर नियंत्रित कर सकता है। और सरल शब्दों में हम समझें तो राष्ट्रपति अपने इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। फिर बात करें राष्ट्रपति की अगली शक्तियां, वह है कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां जिसे हिंदी में राजनयिक शक्तियां भी कहा जाता है और इंग्लिश में डिप्लोमेटिक पावर्स भी कहा जाता है। अब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मंच वो मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उसके अलावा कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों एवं उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उसका स्वागत भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। तो यहाँ पर भी सैन्य शक्तियां में भी देखे थे कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संसद की अनुमति के अनुसार ही करता है।
ठीक है। तो इसीलिए तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो है राजदूतों या उच्चायुक्तों की जो नियुक्ति करता है तो वह भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। तो सरल शब्द में वही हुआ उसका मतलब। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के अगले शक्तियों के बारे में, वह है वित्तीय शक्तियां, जिसे इंग्लिश में फाइनेंशियल पावर्स कहा जाता है। बात करें कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद 280 के तहत। और यह राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं? तो यह एक वित्तीय शक्तियां हैं। फिर इसके अलावा बात करें कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन अथवा वित्त विधेयक, विधेयक कहने का मतलब बिल, तो धन अथवा वित्त विधेयक और अनुदान की मांग को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो फिर धन या वित्त विधेयक और अनुदान की मांग को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अनुदान की मांग कहने का मतलब कि आर्थिक सहायता की मांग। अब फिर नेक्स्ट जो वित्तीय शक्तियां हैं वह यह है कि संसद के दोनों सदनों में बजट को रखने का अधिकार अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति को है। तो इसे ऐसे समझते हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है, तो बजट किसे कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। और यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 112 के तहत है। फिर बात करें अगली वित्तीय शक्ति के बारे में, तो राष्ट्रपति को भारत की आकस्मिक निधि पर भी नियंत्रण प्रदान किया गया है। आकस्मिक निधि को इंग्लिश में कंटिंजेंसी फंड कहा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति आकस्मिक खर्च के लिए इस आकस्मिक निधि से धनराशि दे सकता है और इसके लिए वह संसद से बाद में अनुमति या स्वीकृति लेता है। लेकिन स्वीकृति लेने से पहले राष्ट्रपति आकस्मिक व्यय के लिए इस आकस्मिक निधि से धनराशि को दे सकता है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।